दोस्तों, एक थी मधुबाला। आज मैं इस क्लिप में जिस मधुबाला की बात करने जा रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि आपका दिमाग वहां तक पहुंच ही गया हो, क्योंकि उस मधुबाला को दुनिया छोड़े आज पूरे 54 साल बीत चुके हैं। उसकी जिंदगी के अनकहे पहलुओं पर मैं रोशनी डालने वाला हूँ। मैं उसी मधुबाला की बात करने जा रहा हूँ जिस मधुबाला को आप के आसिफ की विश्वविख्यात फिल्म मुगले आजम में अनारकली की कालजयी भूमिका में देख चुके हैं। दुलारी, महल, हावड़ा ब्रिज, अमर, चलती का नाम गाड़ी, झुमरू, हाफ टिकट और फिल्म बरसात की रात के द्वारा अभिनय के शिखर को छू लेने वाली मधुबाला फिल्मी दुनिया में कब, क्यों और कैसे आई, पर्दे पर अपने हुस्न का जादू बिखेरने वाली मधुबाला की निजी जिंदगी कितनी कष्टमय थी, हम इस वीडियो में आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि मेरा चैनल जमील बनारसी सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। दोस्तों, अपने छोटे से जीवन काल के दौरान मधुबाला ने लगभग 70 फिल्मों में काम किया। उन पर 3 जीवनियां लिखी गईं और बहुत सारे लेख भी प्रकाशित हुए। मधुबाला को गुजरे कई दशक बीत चुके हैं, लेकिन अपने अनुपम सौंदर्य और अभिनय की बदौलत आज भी भारतीय सिनेमा की आइकन बनी हुई हैं। उनकी तुलना मर्लिन मुनरो से की जाती है और उन्हें रजत पट का वीनस कहा जाता है। हिंदी सिनेमा की सबसे सुंदर अभिनेत्री कौन? इस सवाल को लेकर अनेकों बार सर्वेक्षण कराए गए हैं। सन 1990 में मूवी मैगजीन द्वारा कराए गए सर्वेक्षण से इस बात का खुलासा हुआ कि मधुबाला हर दौर की अभिनेत्रियों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहीं। उन्हें 58% वोट मिले थे। मधुबाला के समकालीनों में अनेक अभिनेत्रियां जैसे नरगिस, गीता बाली, नूतन, माला सिन्हा और वहीदा रहमान सौंदर्य के मापदंडों पर खरी उतरी हैं, लेकिन सौंदर्य में जब नंबर 1 की बात चलती है तो मधुबाला और सिर्फ मधुबाला पर आकर ठहर जाती है। मधुबाला की मौत के बाद भी अनेक हसीन तारिकाएं अपने सौंदर्य का जादू जगाती पर्दे पर आईं और फिल्मों में प्रचार माध्यम की बहुलता की वजह से इन्हें लोकप्रियता भी खूब मिली। लेकिन मधुबाला जैसी सादगी, सहजता, भोलापन, मासूमियत और सबसे बड़ी बात अपने सौंदर्य से बेखबर रहते सदैव अल्हड़पन की अदा जो उनके चेहरे पर थी, वह उन समस्त तारिकाओं में नदारद थी। आज भी उनके प्रशंसकों द्वारा उनकी फिल्मों को टेलीविजन और वीडियो पर देखा जाता है। इसके अलावा यूट्यूब पर भी उनके वीडियोस देखे जाते हैं। उनके ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर आज भी दुकानों पर बिकते हैं और डाक विभाग ने भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री मधुबाला की याद में डाक टिकट भी जारी किया था। दोस्तों, मधुबाला की मदमाती आंखों ने सिने दर्शकों की पूरी एक पीढ़ी को अपने जादू पास में बांधे रखा था। उसका रूप और उसकी अदाकारी रजत पर्दे का सुनहरा ख्वाब है। आज भी उसकी छवि पर्दे से सीधे लोगों के दिलों में उतरती है। सुनिए मिस्टर चालबाज, बनिए ना बड़ तीरंदाज। मधुबाला की 36 बरस की छोटी सी जिंदगी प्यार की तलाश में भटकती हुई तकलीफ के वीरानों में घुल गई। इस जीवन में प्यार, उदासी, अलगाव और तकलीफों के गहरे अक्स हैं। प्यार लिए डोले हसीना चिड़िया घूम के।
दोस्तों, ये कहानी खूबसूरती की देवी, मुस्कुराहटों के सैलाब और मोहब्बत के पैगाम की कहानी है, जिसकी नायिका है मधुबाला। मधुबाला, जिसे हम सिल्वर स्क्रीन पर देखते रहे, उसकी अदाकारी के कायल रहे, लेकिन उस हंसी चेहरे की जिंदगी में और भी रंग थे। उसके बारे में कहा जाता था कि लाखों में इंतखाब के काबिल बना दिया, जिस दिल को तुमने देख लिया दिल बना दिया। कहने वाले ने ठीक ही कहा है, क्योंकि दिल सिर्फ वो नहीं होता जो हर जिस्म में धक धक करता रहता है, जिसके वजूद से हम सांस लेते हैं। दिल वो होता है जिसमें किसी के नाम की मोहब्बत पलती है, जिसके नाम से दुनिया चलती है, थमती है। चांद, सितारे, धरती, आकाश सब जिसके वजूद के आगे बौने नजर आते हैं। वो होता है दिल, जिसे मौत भी मार नहीं सकती। मोहब्बत भरा ऐसा ही दिल लेकर इस दुनिया में एक परी का जन्म हुआ था। मोहब्बत की तारीख 14 फरवरी सन 1932 को दिल्ली में नन्ही सी वो परी किसी राजमहल में नहीं जन्मी थी। वो जन्मी थी एक गरीब मुस्लिम परिवार में, अताउल्ला खां का परिवार, जहां रोजी रोटी की मुश्किलें ही बड़ी मुश्किलें थी। लेकिन मुमताज इन मुश्किलों में भी मुस्कुराती थी। अल्लाह ने इस नन्ही परी को बेपनाह खूबसूरती अता की थी, इतनी खूबसूरती की पलकें झपकना भूल जाएं। जो उसे एक बार देखता बस देखता ही रह जाता था। मुमताज बेगम जहां दहलवी, यही नाम रखा था उसके माँ बाप ने उसका। उसके जन्म पर न कोई जश्न, न हंगामा, न कोई खुशी। वो एक साधारण से घर में साधारण घटना की तरह घटी थी, लेकिन वो लड़की साधारण नहीं थी। मुमताज जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उसकी खूबसूरती निखर रही थी। वो खुद इस सब से बेखबर थी। वो हंसती थी तो हंसती ही जाती थी। लोग कहते हैं कि दिल से हंसना हो तो मुमताज से सीखो। उसकी खिलखिलाहटों से फूल ही फूल खिल उठते थे, चारों ओर बहार आ जाती थी। नन्ही मुमताज की मुस्कुराहट लोगों के दिलों में ठहर जाती थी। भुलाए न भूलने वाली वो शोख हंसी, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक समुंदर था, आशाओं का समंदर, विश्वास का समुंदर, सपनों का समंदर। वो बाहें फैलाकर दूर तक दौड़ती जाती और सारी हवा को अपने सीने में समेट लेती। 11 भाई बहनों में 5वीं संतान मुमताज को बेहद सख्त, कठिन, संघर्षमय बचपन मिला था। इस बचपन में न राजा रानी की कहानियां थी, न खिलौने, न गुब्बारे, न चॉकलेट, न गुड़िया, न झूले, न लोरियां। लेकिन उसे तो मानो किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो तो अपनी मुस्कुराहट का गहना पहनकर नाचती फिरती थी, छम छम छम। उसकी दूसरी बहनों को भी लगता था कि ये क्यों इस कदर हंसती रहती है, लेकिन मुमताज को उनके बारे में सोचने की फिक्र कहाँ थी। मुमताज ने अभावों में ही जीना सीख लिया था, लेकिन जिंदगी को जैसे उससे कुछ और ही होड़ थी। उसके बचपन की उम्र बहुत छोटी थी। नन्ही नन्ही ख्वाहिशों ने अभी अंगड़ाइयां लेना शुरू ही किया था कि एक बड़ी मुसीबत ने उस पठान परिवार के दरवाजे पर दस्तक दी। मुसीबत ही तो थी। 9 बच्चों और बीवी का खर्च उठाने के लिए इस परिवार के मुखिया यानी मुमताज के पिता अताउल्ला खां पेशावर की इंपीरियल टोबैको कंपनी में काम करते थे। वो जो भी रकम वहां से भेजते थे, उसी से खींच तान कर घर का खर्च चलता था। उस रोज जब मुसीबत ने दरवाजा खटखटाया था, तो पता चला कि खान साहब की फैक्ट्री बंद हो गई।
और उसकी रोजी रोटी का आसरा छिन गया है। खान साहब दिल्ली लौट आए, उदास चेहरे के साथ। उस दिन वो लंबा चौड़ा पठान जब अपनी बीवी के पास बैठकर बोला, मेरी नौकरी चली गई, तो सबके पांव तले से जमीन खिसक गई। फाका कसी के दिन शुरू हो गए। मुसीबत में कोई किसी का साथ भी नहीं देता। यहां से वहां काम के लिए भटकना, रोज अल्लाह से दुआ मांगना, यही इस परिवार का काम था। मुमताज की मुस्कुराहटों को नजर लग गई थी। वो बड़ी बड़ी आंखों से जिंदगी की बड़ी बड़ी मुश्किलों को देख रही थी। इसी दौरान उसके 4 भाई बहन गुजर गए, एक के बाद एक। सब कुछ इतनी तेजी से होता रहा, मुमताज हैरान थी। अताउल्ला खां का दिल्ली से दिल उठ गया था। उसके बाद आया कि एक रोज उसकी बेगम मुमताज को लेकर कहीं गई हुई थी। किसी फकीर बाबा ने मुमताज को देखकर कहा था कि ये लड़की बहुत नाम कमाएगी, इसके माथे पर नूर है। चलते वक्त उसने मुमताज से कहा था, तुमसे जल्दी ही फिर मिलेंगे, शायद मुंबई में। फकीर की बात अताउल्ला खां को अंधेरे में रोशनी की उम्मीद सी लगी। उसने पहली बार अपनी बेटी को ध्यान से देखा। तब उसे महसूस हुआ कि उसकी बेटी तो सचमुच कोहिनूर है। दिल्ली से दिल पहले ही उचट चुका था, सो उसने तय किया कि मुंबई जाएंगे और मुमताज को फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलाएंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। अताउल्ला खां की आंखें चमक उठी। उसने अपनी बेगम से कहा, मुमताज में खूबसूरती है, कला है, मुंबई में उसके लिए कुछ न कुछ काम निकल आएगा। उनकी बेगम ने ये सुना तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। वो दिल्ली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन खान साहब के आगे उनकी एक न चली। यूं मुमताज को बचपन जैसा बचपन तो कभी मिला ही नहीं था, लेकिन वो जो आभाओं में से भी एक बूंद चुराई थी, उसने अब वो भी जाती रही। हालांकि खुद मुमताज को जब तक ये खबर नहीं थी कि उसके साथ हुआ क्या है और क्या होने वाला है। उन्हें यहाँ बमुश्किल सर छुपाने की जगह मिली। मुंबई का स्ट्रगल काफी कठिन था। बिना काम के पूरे परिवार ने मुंबई में जिस तरह दिन गुजारे थे वो आसान नहीं था। जैसे हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही अताउल्ला खां और उनके परिवार पर छाए हुए दुख के बादल अब छंटने को थे। नन्ही मुमताज को पता नहीं था कि उसकी उड़ान कितनी होगी, क्योंकि अब उसकी आंखों में उसके और उसके पिता के सपने थे। वो उन सपनों को पूरा करने को तैयार थी। उसने अपने पंखों की जुम्बिश को महसूस किया। ये उस नजूमी की भविष्यवाणी का प्रताप था या मुमताज के अप्रतिम सौंदर्य का असर। मुंबई आने के बाद मुमताज को कभी पीछे पलटकर देखना नहीं पड़ा। वो एक खास दिन था जब उस दौर की सुपरस्टार मुमताज शांति बॉम्बे टॉकीज में अपना साठ देकर बैठी ही थी और अताउल्ला खान अपनी बेटी का हाथ थामे वहां पहुंचा। कुछ लोगों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन मुमताज शांति की नजर मुमताज पर पड़ चुकी थी। वो नजर असल में मुमताज की किस्मत के जागने की नजर थी। मुमताज शांति ने बच्ची को पास बुलाया, उसका नाम पूछा और बेहद प्यार से उसके माथे का चुंबन लिया। यह उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उसे बसंत फिल्म में काम करने का मौका मिल गया।
फिल्म बसंत में जब मुमताज शांति के बचपन के रोल के लिए मधुबाला का चयन हो गया तो अताउल्ला खान बहुत खुश हुए और उन्होंने पूछा पगार कितनी मिलेगी। उन्हें बताया गया 100 रुपये महीना। खान का दिमाग तेज था, उन्होंने तुरंत कहा ये तो बच्ची का है, मैं भी तो सारा दिन इसके साथ रहूँगा। अच्छा ठीक है 50 रुपये और, लेकिन ठीक 9 बजे स्टूडियो आना होगा। हमने 9 बजे बोल दिया तो 9 बजे ही आएंगे राय साहब। खान ने प्रोड्यूसर राय बहादुर साहब चंदेल को आश्वस्त किया। ये उनकी किस्मत खुलने का दिन था। उस दिन घर में खुशियां मनी और मुमताज के चेहरे पर खिलखिलाहट तैर गई। कहते हैं कि मुमताज को हंसने की बीमारी थी। उसे अगर हंसी आ जाए तो उसे रोकना मुश्किल होता था। वो हंसी का हाथ पकड़े पकड़े सारी दुनिया की सैर कर आती थी। सारी दुनिया को अपनी खिलखिलाहट के समंदर में डुबो देना चाहती थी। उसकी बहनें उससे कहती थीं, अब चुप हो जाओ, किसी की नजर लग जाएगी। वो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोक पाती थी, लेकिन सच शायद यही था कि उसकी हंसी को नजर भी खूब लगी। बहरहाल मात्र 9 साल की उम्र में फिल्म बसंत में काम करने के साथ ही वो इस इंडस्ट्री में जम गई। हालांकि कई बार ऐसा लगा कि वापस जाना पड़ेगा, लेकिन फिर उसे कोई न कोई सहारा मिल गया और जल्दी ही यह खौफ खत्म हो गया कि आगे काम नहीं मिला तो क्या होगा। बसंत फिल्म ठीक ठाक चली। अच्छी बात यह हुई कि बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस मुमताज को इससे पहचान मिली। उसके मासूम सौंदर्य ने लोगों को स्तब्ध कर दिया था। इसकी हंसी में झरनों की कलकल थी। पर्दे पर उसकी परिस्थिति बहुत ही अच्छा एहसास दे रही थी। इसी बीच उसकी मुलाकात उस दौर की सुपरस्टार देविका रानी से हुई। देविका रानी उसका काम देख चुकी थी। उससे मिलते ही उसके दिल में भी प्यार उमड़ पड़ा। उसने मुमताज को अपने करीब बुलाया और उसे बहुत प्यार से दुलराया। उसके सर पर हाथ रखा, कहा कि आज से तुम्हारा नाम मधुबाला होगा। इंडस्ट्री में तुम इसी नाम से जानी जाओगी, मधुबाला। मुमताज को अपना यह नाम बहुत पसंद आया और इसके बाद वह मधुबाला के नाम से ही जानी जाने लगी। मधुबाला की अदाकारी के चर्चे अब तक आम होने लगे थे। फिल्म इंडस्ट्री में रहने के कारण उसने यहाँ का रहन सहन और तौर तरीके भी सीखने शुरू कर दिए थे। उसने जल्दी ही एक अच्छी प्रोफेशनल अदाकारा की इमेज बना ली। राय साहब की टाइम पर आने वाली ताकीद को उसने सदा के लिए अपना लिया। जब वह खुद सुपरस्टार बनी तब भी हमेशा 9 बजे सेट पर पहुंच जाती थी। मधुबाला न सिर्फ प्रोफेशनली मैच्योर हो रही थी, बल्कि उसकी उम्र भी उसकी अंगुली पकड़कर बचपन से युवावस्था की ओर ले जाने को बेताब खड़ी थी। उसकी खूबसूरती रात रानी की तरह खिल रही थी। उसके सौंदर्य के खुशबू से पोर पोर महक उठा था। मधुबाला के सौंदर्य में उसके मन का भोलापन, उसकी चंचलता और उसका अल्हड़ होना 4 चांद लगा देता था। उसके सौंदर्य में सम्मोहन था। कहते हैं कोई भी सौंदर्य असल में तभी पूरा होता है जब उसमें आत्मा का संगीत, मन की शुद्धता और मासूमियत भी शामिल हो। मधुबाला का सौंदर्य इस मायने में कंप्लीट था। इसी सौंदर्य का जादू था कि उसे आगे चलकर हिंदुस्तान की मोनालिसा कहा गया। सन 1947 में केदार शर्मा की नज़र मधुबाला पर पड़ी। उस समय मधुबाला की उम्र 14 वर्ष थी।
केदार शर्मा ने उसे अपनी फिल्म नील कमल के लिए बतौर लीड एक्ट्रेस लेने का निर्णय लिया। हालांकि कई लोगों को इस पर आश्चर्य भी हुआ कि अभी वह सिर्फ 14 साल की है। अब तक तो चाइल्ड एक्ट्रेस के रोल ही कर रही थी। लीड हीरोइन बनने के लिए न तो उसका जिस्म तैयार था न ही मन। केदार शर्मा के पास हर बात का जवाब था। उसने उसे हीरोइन मान लिया था। सो इस तरह मधुबाला की लीड हीरोइन के तौर पर पहली फिल्म के रूप में दर्ज हुई नील कमल। इस फिल्म में उसके को स्टार थे राज कपूर। ये फिल्म हालांकि बॉक्स ऑफिस पर बहुत कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन मधुबाला की बहुत तारीफ हुई। उसके काम और सौंदर्य दोनों ने सबका मन मोह लिया था। अब मुमताज यानी मधुबाला का परिवार गुर्बत के दिनों से बाहर निकल चुका था। परिवार की आर्थिक मुश्किलें कम हो गई थीं। मधुबाला खुद को काम में मसरूफ कर रही थी। उसका सौंदर्य तो निखर ही रहा था, उसका मन भी निखर रहा था। बचपन उससे हाथ छुड़ा रहा था। उसके भीतर प्रेम की प्यास जागने लगी थी। उसने पहली बार जब दिलीप कुमार को देखा तो वो देखती ही रह गई। यह फिल्म ज्वार भाटा के दौरान की बात है। दिलीप कुमार की खूबसूरती, अदा और बात करने का ढंग मधुबाला के दिल पर सीधे असर कर रहा था। हालांकि तब तक वो चाइल्ड एक्ट्रेस के रूप में ही जानी जाती थी। दिलीप कुमार भी उसे बच्चों की नज़र से ही देखते थे। उन दिनों दिलीप कुमार का अफेयर अभिनेत्री मृदुला से चल रहा था। मधुबाला उसे दूर से देखती और मन ही मन मुस्कुराती थी। उसने अपने भीतर कुछ कुछ होते हुए महसूस किया, लेकिन उसके ये एहसास अभी उसके सीने में ही छुपे रहे। अक्सर लड़कियों के हिस्से में कैसी सच्चाई आई है कि उन्हें अक्सर अपने बड़े होने का पता तब चलता है जब उन्हें किसी बुरे अनुभव से गुजरना पड़ता है। मधुबाला फिल्म इंडस्ट्री में थी। किस निगाह में क्या है, धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा था। कौन उसे कब, कहां, किस इरादे से छू कर निकल जाता था, उसे एहसास होने लगा था। वो अब शरीर से ही नहीं, समझ में भी बड़ी हो रही थी। इन सारे अनुभवों ने उसके भीतर की परतों को खोलना भी शुरू कर दिया था। अब उसे कब खुद को छुपाना है और कब कितना जाहिर करना है, ये कला आने लगी थी। फिर भी उसकी भोली हंसी उसके काबू से अक्सर निकल जाती थी। असल में मधुबाला दिल से बेहद मासूम और जिंदा दिल लड़की थी। वो खूब खुश रहना चाहती थी और दूसरों को भी देखना चाहती थी। मधुबाला पराई आग की शूटिंग में थी। वह अपने मेकअप रूम में रिलैक्स कर रही थी। उसके पिता कहीं इधर उधर थे। सब जानते थे कि जब अताउल्ला खां उसके आसपास नहीं होते हैं तो वह काफ़ी रिलैक्स होती है। उसकी नज़र लगातार कमाल अमरोही पर थी, एक खूबसूरत नौजवान जो बेहद ज़हीन था। वो उसे कनखियों से देख रही थी। कमाल ने उसका देखना काफ़ी इग्नोर किया, लेकिन दिल से दिल को राह हो तो कोई क्या करे। आखिर कमाल उसके पास पहुँचे और झुक कर कहा, आदाब अर्ज है। मधुबाला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये आदाब एक खामोश प्रेम कहानी की शुरुआत था। कमाल अमरोही उसके प्यार में बुरी तरह गिरफ्तार हो चुके थे। कमाल उन दिनों अपने शानदार उर्दू डायलॉग्स, स्क्रिप्ट और मुगल इतिहास के जानकार के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने सोहराब मोदी की पुकार वगैरह की कहानियों पर भी काम किया था, लेकिन अब तक कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की थी। अब कमाल की इच्छा यही थी कि वो मधुबाला के असीम सौंदर्य को पर्दे पर उतारे। उन्होंने महल की स्क्रिप्ट बुनी,
इस स्क्रिप्ट में मधुबाला के बेशकीमती सौंदर्य के लिए खास जगह थी। कमाल ने जब स्क्रिप्ट अशोक कुमार को सुनाई तब वे कलकत्ता में थे, लेकिन फोन पर ही स्क्रिप्ट सुनकर खुश हो गए और हाँ कह दी। प्रोड्यूसर के सामने एक समस्या थी। उसने अशोक को फोन करके कहा, दादा कमाल फिल्म खुद डायरेक्ट करना चाहता है। अशोक कुमार ने कहा, करने दो। मधुबाला को हीरोइन लेने में भी 100 अड़चने थीं। बॉम्बे टॉकीज का कॉन्ट्रैक्ट सुरैया के साथ था, जिसके लिए उसे 40,000 रुपए दिए जा चुके थे। किसी और को हीरोइन लेने पर वो रकम डूबनी तय थी, लेकिन कमाल मधुबाला की जगह किसी और को लेने को तैयार नहीं थे। उन्होंने साफ कहा, फिल्म बनेगी तो मधुबाला के साथ। अब मधुबाला 16वें साल में थी। उसका सौंदर्य और यौवन दोनों अपने चरम पर था। फिर उस पर कमाल अमरोही के प्यार की नज़र का असर भी था। जिन्होंने महल देखी है उन्हें अब तक मधुबाला की याद होगी। उसका सौंदर्य चुंबकीय शक्ति लिए हुए था। कमाल अमरोही ने उसकी सुंदरता को बहुत ही नफासत से कैमरे में कैद किया था। मुंह से दुपट्टे का धीरे धीरे सरकना, आधा चेहरा ढका आधा दिखता हुआ, और उसकी वो कातिल मुस्कान। ये एक सस्पेंस फिल्म थी। ऐसी फिल्मों को चूंकि बार बार देखने की प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए बहुत बिजनेस करेगी इसमें शक था। मीडिया ने अब तक मधुबाला के बारे में पन्ने रंगना शुरू कर दिया था। एक चेहरा जिसने सुरैया को रिप्लेस कर दिया था। कई सारी अफवाहें इंडस्ट्री में तैर रही थीं, लेकिन जब महल रिलीज हुई तो सबके मुंह बंद हो गए। यह एक कमाल की फिल्म थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल मचा दिया था, और इसका गाना आएगा आने वाला छा गया था। कमाल अमरोही की निर्देशक के तौर पर यह पहली फिल्म थी। इसी फिल्म से लता मंगेशकर को भी पहली सफलता मिली थी, और मधुबाला तो 7वें आसमान पर बिठा दी गई थी। उसकी अदाकारी और खूबसूरती की चर्चा हॉलीवुड में भी होने लगी थी। उसे हिंदुस्तान की मोनालिसा की उपाधि मिल चुकी। ये मधुबाला की जिंदगी के सुंदरतम दिन थे। कमाल अमरोही और मधुबाला का प्रेम खूब परवान चढ़ा। मधुबाला उससे शादी करने को राजी थी, लेकिन वह उसे किसी से बांटना नहीं चाहती थी। कमाल अमरोही शादीशुदा थे, उनके बच्चे थे। मधुबाला ने कमाल से कहा, आप अपनी बीवी को तलाक दे दो। बच्चों को भी पैसे देकर सेटल कराने को कहा, लेकिन कमाल का प्यार अंधा नहीं था। उसने कहा, कमाल ने अभी अपना ज़मीर नहीं बेचा है मधुबाला। पैसे देकर अपनी जिम्मेदारियों से मैं मुंह नहीं चुरा सकता। मधुबाला यह सुनकर काफी दुखी हुई। इस तरह यह प्रेम कहानी यहीं खत्म हो गई। मधुबाला की किस्मत भी अजीब थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ था और कुछ भी नहीं था। दुनिया की नज़र से उसे देखें तो उससे ज़्यादा सुखी कोई नहीं था, लेकिन उसकी नज़र से देखें तो उससे ज़्यादा दुखी और परेशान कोई नहीं था। बचपन में ही खुद को काम में खपा लिया और इस इंडस्ट्री ने उसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया।
इसी दौरान एक बड़ी सी बीमारी ने भी उसे आ घेरा। वो बीमारी जिसने उसका आखिरी सांस तक साथ निभाया और दुखी होकर उससे कहा, मधु चल, मैं तुझे इस दुनिया की मुसीबतों से आज़ाद करती हूँ। ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। मधुबाला उस समय 12 साल की रही होगी जब एक बार शूटिंग के लिए निकलते वक्त उसे खांसी आई और मुंह से कफ के साथ खून निकल आया। मधुबाला की अम्मी खून देखकर घबरा गई, लेकिन अताउल्ला खां को मालूम था कि प्रोफेशनल होना क्या होता है। उसे 9 बजे पहुंचने की ताकीद याद थी। उसने कहा, बेटी जल्दी अपना दूध खत्म करो, निकलना है। उसकी अम्मी की आंखों में आंसू भर आए। मैं अपनी बच्ची को ऐसे न जाने दूंगी, उसे डॉक्टर के पास ले जाइए। काफी कहने सुनने के बाद खान उसे मलाड के एक डॉक्टर के पास ले गया। वहां डॉक्टर ने उसका चेकअप करके कहा कि चिंता की कोई बात नहीं। इसके बाद मधुबाला शूटिंग के लिए आ गई। उस समय फिल्म फुलवारी की शूटिंग चल रही थी। खान ने मधुबाला को सख्त हिदायत दी थी कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हें सुबह क्या हुआ था। बात आई गई हो गई। कुछ दिनों बाद की बात है, एक रात पार्टी में अताउल्ला खान ने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया था। मटन, चिकन, शराब और भी न जाने क्या क्या। ओवर ईटिंग के चलते उनके पेट में दर्द और बेचैनी होने लगी। उसे लगा कि कहीं उसे हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है। उसका दर्द काफी भयंकर था। उसने डॉक्टर रुस्तम वाल्की से समय लिया और दिखाने पहुंचा। चेकअप के बाद सब सामान्य था। डॉक्टर ने कहा कि गैस के चेस्ट में चढ़ जाने के कारण इतना भयानक दर्द हुआ था। डॉक्टर ने देखा कि जब वो खान का चेकअप कर रहा था तो मधुबाला चुपचाप टेबल के पास बैठी थी। खान ने कहा, आप क्यों नहीं इसका भी चेकअप कर लेते। उसे उसके मुंह से खून आने वाली बात अचानक याद आ गई। डॉक्टर ने कहा, ठीक है। इस बार मामला सचमुच गंभीर था। डॉक्टर ने जो कहा उससे अताउल्ला परिवार पर गाज गिर गई। डॉक्टर ने बताया कि मधुबाला के दिल में छेद है। उस समय यह बहुत खतरनाक बीमारी हुआ करती थी, क्योंकि तब इसकी सर्जरी भी आसान नहीं थी और न ही दवाइयां आसानी से मिल पाती थीं। सारे लोग घबरा गए। मधुबाला ने सबके चेहरे को देखा और जोर से हंसी। ये डॉक्टर तो वहम पैदा करते हैं, बस मुझे क्या हुआ है, अच्छी भली तो हूँ। मैं इतनी मोटी हूँ, इतना दौड़ती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अताउल्ला खान ने डॉक्टर से कहा कि उसकी बीमारी के बारे में किसी को पता न चले। मधुबाला ने भी माँ को और बहनों को भी समझाया कि उसकी बीमारी का जिक्र किसी से भी न करें। उसने जैसे खुद भी अपने जहन से यह बात मिटा दी कि उसे कुछ हुआ है। उसने बीमारी को एक किनारे रखा और काम करती रही। उसका काम चलता रहा। महल के बाद उसके पास काम की कमी न थी। कभी उसके पास ढेर सारी फिल्मों का ढेर भी लगा रहता था, जिसमें कुछ फ्लॉप तो कुछ हिट थी। यह सिलसिला चलता रहा। इस चमकती दुनिया का यही सच है कि यहाँ दुख की कोई जगह नहीं है, अंधेरों की कोई बात नहीं, हार का कोई अस्तित्व नहीं। यह झिलमिलाती बस्ती जिसे बॉलीवुड कहते हैं, न जाने कितने आंसुओं की बुनियादों पर खड़ी है। कितनों को यहाँ खुद को भीतर ही भीतर मारना पड़ा। यहाँ के नियम ही कुछ ऐसे हैं। वो जानती थी कि इस बीमारी की खबर अगर इंडस्ट्री को लगी
तो उसे झट से निकाल बाहर फेंका जाएगा। वो सारा दर्द अंदर ही अंदर पीती रही और इस चमकते संसार को मुस्कुराहटें परोसती रही। उसने अपनी बीमारी से कहा, चुपचाप खड़ी रहो शरीर के कोने में, तुम्हें बाहर आने की इजाजत नहीं। डॉक्टर उसे आराम करने की सलाह देते और वो मुस्कुराते हुए काम पर चल देती। उसने अपनी बीमारी से कहा, चुपचाप पड़ी रहो शरीर के कोने में, तुम्हें बाहर आने की इजाजत नहीं। डॉक्टर्स उसे आराम करने की सलाह देते और वो मुस्कुराते हुए काम पर चल देती। लेकिन मुस्कुराहटों से बीमारी को छुपाया तो जा सकता था, उसे खत्म नहीं किया जा सकता था। सो वो अंदर ही अंदर बढ़ रही थी। आखिर दर्द और मुस्कुराहटों की यह लुक्का छिपी 1954 में खत्म हुई। वो मद्रास में एस.एस. वासन की फिल्म बहुत दिनों की शूटिंग कर रही थी। शूटिंग के दौरान ही उसे खून की उल्टी हुई। उसके बाद मधुबाला की बीमारी मीडिया में आग की तरह फैल गई। वासन और उनकी पत्नी ने मधुबाला को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया और उसका काफ़ी ख्याल रखा। हालांकि अब तक मीडिया के जरिए उसकी बीमारी की खबर आम हो चुकी थी, लेकिन उससे मिलकर, उससे बात करके और उसकी खिलखिलाहटों में डूबकर ऐसा लगता था कि ये सारी खबरें झूठी हैं। मधुबाला ने खबरों की सच्चाई को अपनी मेहनत से ढकने की पूरी कोशिश की और कामयाब कोशिश की। इसी संघर्ष का नतीजा था कि लगातार काम करते हुए उसने खुद को एक बेहतरीन अदाकारा के रूप में इस्टेब्लिश कर लिया था। यहाँ पर एक किस्से का जिक्र करना ज़रूरी है जो उसकी एक्टिंग की भूख को बयां करता है। यह 1954 की बात है। मशहूर फिल्मकार विमल राय विराज बहू बनाने की योजना बना रहे थे। मधुबाला इस फिल्म में काम करना चाहती थी। वो विमल दा के काम की क्वालिटी और उनकी इमेज से भी वाकिफ थी और उनकी इज्जत भी करती थी। उन दिनों मधुबाला की मार्केट प्राइस काफ़ी हाई थी। विमल राय ने उसके प्राइस रेट को देखते हुए उसे इग्नोर किया और उस समय की स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस कामिनी कौशल को साइन किया। जब मधुबाला को इस बारे में पता चला तो उसने इस फिल्म को सिर्फ ₹1 साइनिंग अमाउंट लेकर साइन कर लिया। इस घटना से फिल्मों और काम को लेकर उसके गंभीर सरोकारों को आसानी से समझा जा सकता है। एक तरफ मधुबाला अपनी शरीर की बीमारी से लड़ रही थी, दूसरी तरफ उसकी शोहरत आसमान छू रही थी। इन सब के बीच उसका अकेला मन किसी के साथ को बेचैन था। अब तक उसके दिल को कहीं ठौर नहीं मिला था। कमाल अमरोही से उसका ब्रेकअप हो चुका था। उसका दिल किसी की बेपनाह मोहब्बत का मुंतजिर था। मधुबाला की जिंदगी मोहब्बत की खोज थी। वो लड़की जिसके दिल में मोहब्बत का समंदर लहरा रहा था, वो लड़की जो अपनी हंसी से धरती को भर देना चाहती थी, वो लड़की जो किसी के प्यार में दुनिया लुटाने को तैयार बैठी थी, वो लड़की जिसकी एक झलक देखने को हर कोई बेताब रहता था, जिसका सौंदर्य सर चढ़कर बोलता था, उसमें एक नशा था। वो लड़की इस दुनिया में सिर्फ मोहब्बत को तलाशती रही। कभी उसमें उसके दिल का खाली कुआं हमेशा उसे बेचैन करता रहता था। उसकी हर खुशी में कोई गम भी शामिल रहता था। हमेशा उसकी प्रेम की तलाश में अगली कड़ी के रूप में उसकी जिंदगी में प्रेमनाथ आए। प्रेमनाथ उस दौर के बेहतरीन हीरो थे। उनका अपना मुकाम था। प्रेमनाथ से उसके प्रेम की शुरुआत काफी नाटकीय ढंग से हुई थी। एक दिन मधुबाला ने अपने मेकअप
आर्टिस्ट मैरी को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। उन दिनों प्रेमनाथ फिल्म बादल की शूटिंग कर रहे थे। मैरी थोड़ी ही देर में प्रेमनाथ के मेकअप रूम के बाहर खड़ी थी। उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन? उसने बताया कि वो मैरी है, मधुबाला की मेकअप आर्टिस्ट। प्रेमनाथ ने उसे अंदर आने को कहा। उसके बाद जो हुआ उसे प्रेमनाथ भी हैरत में पड़ गए। मैरी ने उसे एक गुलाब का फूल दिया और एक चिट्ठी। उसमें लिखा था, अगर आप मुझे चाहते हैं तो ये फूल कबूल करिए, वरना वापस कर दीजिएगा। प्रेमनाथ कुछ देर शॉक्ड ही रहे। फिर उन्होंने संदेशा भिजवाया कि उनसे कहो हमें ये फूल कबूल है। ये एक नई प्रेम कहानी की शुरुआत थी। मधुबाला खुद को खुला खुला महसूस करने लगी। उसने महसूस किया कि यह मोहब्बत पिछली मोहब्बत से काफ़ी अलग है। जहां कमाल अमरोही शायराना, बौद्धिक और गंभीर मोहब्बत में यकीन करते थे, वहीं प्रेमनाथ के साथ उसने अल्हड़, शरारत भरी और बिंदास मोहब्बत को जिया। अताउल्ला खां अपनी बेटी की लगाम कसना शुरू से जानते थे, लेकिन वो यह भी जानते थे कि उसे कब कितना छूट देनी है। वो स्टार थी, उससे ही घर की रोजी रोटी चल रही थी, इसलिए वो किसी तरह का जोखिम भी नहीं उठाना चाहता था। मधुबाला और प्रेमनाथ के रोमांस के किस्से हवाओं में घुलने लगे, लेकिन ये सिलसिला भी ज़्यादा चला नहीं। लड़कियां जब प्यार करती हैं तो डूब जाती हैं। वो अपने प्रेमी को पूरा का पूरा हासिल करना चाहती हैं। लड़कों के लिए ये आसान नहीं होता। कमाल अमरोही से मधुबाला के दूर होने का कारण उसकी बीवी और बच्चे थे, लेकिन प्रेमनाथ तो कुंवारा था। उसका संग साथ मधु को रास भी आ रहा था। फिर क्या हुआ कि प्यार की ये डोर भी कट गई। क्या प्रेमनाथ का किसी और से अफेयर था या कारण कुछ और था? जो भी हो, लेकिन किस्सा यहीं खत्म हो गया। दोस्तों, मधुबाला की जिंदगी में एक के बाद एक कमाल अमरोही और प्रेमनाथ आए और चले भी गए। इनके बाद मधुबाला के दिल की डायरी में जो नाम दर्ज हुआ वो नाम था दिलीप कुमार। दिलीप कुमार वही शख्स था जिसे मधुबाला ने अपने बचपन में कनखियों से देखा था और अपने दिल की धड़कनों को तेज होते हुए महसूस किया था। दिलीप कुमार उन दिनों सुपरस्टार था, बेहद खूबसूरत, निहायत ज़हीन और नेक इंसान। मधुबाला अभी प्रेमनाथ की मोहब्बत से पूरी तरह आज़ाद भी नहीं हुई थी, तभी दिलीप कुमार ने उसके दिल पर दस्तक दी थी। उसने धड़कते हुए दिल के साथ एक बार फिर मैरी को भेजा, इस बार दिलीप कुमार के पास। मैरी ने दिलीप कुमार को फूल पेश किया और वो चिट्ठी भी, जिसमें लिखा था कि अगर आप मुझे चाहते हैं तो ये फूल कबूल कीजिए, वरना फूल वापस कर दीजिए। दिलीप कुमार ने मुस्कुराकर फूल अपने कोट में लगा लिया। मधुबाला मुस्कुरा उठी। उसे याद आया वो दिन जब उसने दिलीप कुमार को पहली बार देखा था और देखती रह गई थी, लेकिन तब वह खुद बच्ची थी, इसलिए दिलीप कुमार का ध्यान उस पर नहीं गया था। अब मधुबाला की खूबसूरती और अदायगी सबके सर चढ़कर बोल रही थी। लोगों का कहना था कि वो प्यार को तरस रही थी। वो प्यार पाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। शायद उसे पता था कि जिंदगी ने उसे वक्त बहुत कम दिया है। उसकी यही हड़बड़ी कई बार उसकी मोहब्बत के आड़े भी आई।
कहते हैं कि जिन लड़कियों को अपने बचपन में अपने पिता का प्यार नहीं मिलता, दुलार नहीं मिलता, वे जीवन भर प्यार के लिए भटकती रहती हैं। उनके अंदर का खालीपन भर सके ऐसे प्रेमी की तलाश में अक्सर उनका जीवन मुश्किलों में घिर जाता है। ऐसा ही कुछ मधुबाला के साथ भी हुआ। दिलीप कुमार और प्रेमनाथ अच्छे दोस्त थे और कई बार अपनी जिंदगी के निजी अनुभव भी आपस में शेयर करते थे। ऐसे ही क्षणों में जब दोनों ने अपनी प्रेमिका और प्यार के प्रस्ताव की बात की तो पता चला कि दोनों की प्रेमिका मधुबाला है। दिलीप कुमार इस बात को जानकर बहुत नाराज हुआ। हालांकि दिल ही दिल में वो उसे बहुत चाहता भी था। आगे चलकर उनके रोमांस की असल खुशबू मुगले आजम में बिखरनी शुरू हुई। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि मधुबाला की रूह अब भी दिलीप कुमार की याद में भटक रही होगी। इन दोनों की मोहब्बत को साकार किया के आसिफ ने। मधुबाला का दिल दिलीप कुमार के लिए धड़क रहा था। उसके दिल की इस हलचल को वक्त ने भी पहचान लिया था। उन दोनों के बीच कई तरह की गलतफहमियां भी आकार ले रही थीं। दिलीप मधु के हल्के व्यवहार से आहत था। उसके लिए मोहब्बत बहुत गाढ़ी और समझ की चीज थी। मधुबाला भी मोहब्बत की शिद्दत को समझती थी, लेकिन अक्सर खुद को अभिव्यक्त करने में गलती कर बैठती थी। इसी आंख मिचौली के बीच के आसिफ किसी प्रेम दूत की तरह प्रकट हुए। उनके जहन में बहुत दिनों से एक स्टोरी थी, एक ऐतिहासिक प्रेम कहानी जिसमें मुगलई शान शौकत नजर आए और प्रेम की इंतहा भी। के आसिफ ने इस फिल्म के लिए दिलीप कुमार और मधुबाला को चुना। मधुबाला के ही आंखों में वो नरगिसी नूर था जो उसकी फिल्म में जान डाल सकती थी। सारी इंडस्ट्री के आसिफ के काम के जुनून से वाकिफ थी। सब जानते थे कि के आसिफ अपने काम की क्वालिटी में जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जिस तरह का प्रोजेक्ट यह फिल्म थी, इससे अच्छा खासा वक्त भी लगने वाला था। मधु के पिता ने सारी चीजों का हिसाब किताब लगाया और के आसिफ से 1 लाख रुपए की दरकार की। उस समय जब दिलीप कुमार जैसा सुपरस्टार भी 50,000 रुपए में काम कर रहा था। यह रकम बहुत ज्यादा थी। खान जानता था कि आसिफ काम का बस दीवाना है। वो किसी भी कीमत पर मधु को साइन करेगा। आखिर हुआ भी वही। हालांकि दिलीप कुमार को भी आगे चलकर 5 लाख रुपए दिए गए और मधुबाला को भी 1 लाख से काफी ज्यादा अमाउंट दिया गया। बहरहाल फिल्म शुरू हुई। के आसिफ ने मोहब्बत का अजीमुशान शाहकार रचा था। इस फिल्म में मधुबाला और दिलीप कुमार का असली रोमांटिसिज्म इस फिल्म में निखर उठा। एक एक सीन मोहब्बत से भरपूर। के आसिफ ने ऐसे ऐसे दृश्यों को फिल्माया जिसकी इससे पहले कल्पना भी नहीं की गई थी। मधुबाला की खूबसूरती महल के बाद एक बार फिर मुगले आजम में निखर उठी थी। उसके सौंदर्य को निखारने और दर्शाने के जितने भी आयाम हो सकते थे, सब के आसिफ को पता थे। एक एक सीन में घंटों दिनों लग जाते थे। वो दृश्य लोगों को याद होगा जिसमें शहजादा सलीम बरसों बाद लौटता है और एक संगमरमर की मूरत को अपने तीर से बेनकाब करता है। बेहद खूबसूरत उस संगमरमर की सूरत को देखते ही
वह अवाक रह जाता है। संगतराश को बुलाया जाता है इनाम देने के लिए। सलीम के दिल में एक ही ख्वाहिश जागती है उस वक्त कि काश इस बुत में जान आ जाती, काश वो उसे अपनी बाहों में भर लेता। उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रहती जब वो बुत सचमुच उसके सजदे में झुक जाता है। अरे यह तो बुत नहीं, सचमुच जीती जागती कोई लड़की है। कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है? मधुबाला यानी अनारकली के सौंदर्य में शहजादा इस कदर शुद्ध बुद्ध खो बैठता है कि उसे कुछ भी होश नहीं रहता। प्रेम के संदेशों को कमल की पंखुड़ियों में रखकर पानी में बहाकर उसे सलीम के पास भेजना हो या अनारकली के फूलों के बीच घिरकर सलीम और अनारकली की मोहब्बत के दृश्य, दर्शकों को इन दृश्यों ने पागल कर दिया था। इन खूबसूरत दृश्यों को फिल्माते हुए उन दोनों के दिलों में छुपी मोहब्बत अंगड़ाइयां लेने लगी थीं। उनके रियल इमोशंस खुल रहे थे। मधु तो पहले से ही दिलीप कुमार को बहुत चाहती थी। अब दिलीप कुमार भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके थे। प्रेम के दृश्यों में उनका सचमुच का प्रेम झलक उठा था। उनकी आंखों में झांकती मोहब्बत अब किसी के छुपाए छुपने वाली नहीं थी। के आसिफ ने उन दोनों की मोहब्बत को परवान चढ़ाने में और उसे अपने कैमरे में कैद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। इसी फिल्म का एक सीन है जिसमें दिलीप कुमार मधुबाला के चेहरे पर एक नाजुक पंख हौले हौले फिराता है। उन दोनों के एक्सप्रेशंस उस दृश्य में असीमित मोहब्बत को दिखाने वाले थे। आसिफ जानते थे कि ऐसे अंतरंग दृश्यों में मधुबाला अपने पिता के सामने सहज नहीं हो पाती। इस दृश्य के लिए के आसिफ ने अलग योजना बनाई और अपने एक आदमी को उसके पास भेजा। वो आदमी उसे पूरे समय दारू और जुए में उलझाए रहा। वो जानबूझकर हारता रहा। इसमें उसके करीब 25,000 रुपए खर्च हो गए, लेकिन वो किसी भी कीमत पर उस सीन की खूबसूरती और एक्साइटमेंट को खोना नहीं चाहता था। वो सीन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सबसे रोमांटिक सीन बना। मधुबाला मुगले आजम की शूटिंग के दौरान बहुत खुश रहती थी। उन दोनों की प्यार की केमिस्ट्री रंग ला रही थी। शूटिंग के समय दोनों अक्सर लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते थे। मधुबाला अब मैच्योर होने लगी थी, सो उसकी खिलखिलाहट की जगह कातिल मुस्कान ने ले ली थी। वो संजीदा मोहब्बत के दिन थे। दिलीप कुमार भी उसकी मोहब्बत में खुद को महफूज कर लेना चाहता था, लेकिन किस्मत मधुबाला पर इतनी भी मेहरबान नहीं थी। इधर उससे निकाह के चर्चे होने शुरू हुए और उधर उन दोनों के बीच गलतफहमियों ने जगह बनानी शुरू कर दी। अताउल्ला खां को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। इसी बीच नया दौर के लिए B.R. चोपड़ा ने दोनों को साइन किया। नया दौर की शूटिंग के लिए मधुबाला को भोपाल जाना था। अताउल्ला खान ने मधुबाला को बाहर जाने से रोक दिया। चोपड़ा ने कहा कि जाना जरूरी है क्योंकि फिल्म में आउटडोर शूटिंग की जरूरत है। खान राजी नहीं हुआ। चोपड़ा ने कहा कि फिल्म साइन करते समय उसने स्पष्ट बता दिया था कि बाहर जाना होगा। खान हेठी पर उतर आया था। उसने कहा कि मधु बाहर नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। उसकी इस हेठी से दिलीप कुमार को भी बहुत नाराजगी हुई। आखिर चोपड़ा ने फिल्म से मधुबाला को निकालकर बैजंती माला को साइन कर लिया। खान ने चोपड़ा के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया।
दिलीप कुमार इस सब से बहुत नाराज हुआ। उसने चोपड़ा का पूरा साथ दिया। हालांकि चोपड़ा बाद में मुकदमा जीत गए, क्योंकि जज ने फिल्म देखी और महसूस किया कि सचमुच आउटडोर शूटिंग की जरूरत थी और ज्यादती अताउल्ला खान ने की थी। इस पूरे प्रकरण से बाप बेटी की बड़ी फजीहत हुई। हालांकि चोपड़ा ने बाप बेटी को माफ भी कर दिया, लेकिन मधु और दिलीप कुमार के बीच दूरियां आ गई थीं। उधर मुगले आजम की कहानी भी टर्न ले रही थी। शायद इस फिल्म को असली जिंदगी में जीने के लिए भी मधुबाला का जन्म हुआ था। तभी तो जब प्यार किया तो डरना क्या और मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे में अलग अलग तरह से मोहब्बत के रंग भरने वाली मधु को मोहब्बत का दर्द भी दिखाना था। अब उसका दिल सचमुच दर्द से भरा हुआ था। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए में उसके अपने दिल के अरमा भी निकल रहे थे और वो सचमुच मोहब्बत की झूठी कहानी पे रो रही थी। फिल्म के अंतिम दृश्यों में जब उसे दीवार में चुना जा रहा था, वो सचमुच जिस तरह निर्विकार खड़ी थी, उसे देखकर लग रहा था कि अब उसे इस दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। एक एक ईंट उसके जिस्म को ढकती जा रही थी। वो खामोश की खामोश ही रही, निर्विकार, तब भी जब सिर्फ उसकी आंखें बची थीं। उन दृश्यों को देख हाल सिसकियों से भर जाता था। के आसिफ की यह दास्ताने मोहब्बत पूरी होने में 9 साल लग गए। इस दौरान मधुबाला ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। इस फिल्म के लिए उसने भारी भारी जंजीरें पहनी, कोठरियों में सोई, घंटों बुत बनकर खड़ी रही। देखने वाले कहते हैं कि वो एकदम पीली पड़ने लगी थी। भारी भरकम लोहे की जंजीर पहनने के कारण उसके बदन पर नीले निशान पड़ जाते थे। बहरहाल फिल्म पूरी हुई और उसने सफलता का इतिहास लिखा। इसके नाम न जाने कितने रिकॉर्ड दर्ज हुए, न जाने कितने अवार्ड। दोस्तों, मधुबाला की मदमाती आंखों ने सिने दर्शकों की पूरी एक पीढ़ी को अपने जादू पास में बांधे रखा था। उसका रूप और उसकी अदाकारी रजत पर्दे का सुनहरा ख्वाब है। आज भी उसकी छवि पर्दे से सीधे लोगों के दिलों में उतरती है। सुनिए मिस्टर चालबाज, बनिए ना बड़ तीरंदाज। मधुबाला की 36 बरस की छोटी सी जिंदगी प्यार की तलाश में भटकती हुई तकलीफ के वीरानों में घुल गई। इस जीवन में प्यार, उदासी, अलगाव और तकलीफों के गहरे अक्स हैं। यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। मधुबाला की किस्मत उससे लगातार आइस बाइस खेल रही थी। एक तरफ उसकी सफलता का ग्राफ ऊपर चढ़ रहा था। मुगले आजम, चलती का नाम गाड़ी, मिस्टर एंड मिसेस 55 जैसी फिल्में न जाने कितने फिल्मों से उसका नाम शोहरत की बुलंदियों पर था। हॉलीवुड के अखबार उसकी शान में कसीदे पढ़ रहे थे। उसे वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा की उपाधि दी जा रही थी। दूसरी तरफ उसका स्वास्थ्य उसका साथ लगातार छोड़ रहा था। वो अब कमजोर दिखने लगी थी। उसके मन का अकेलापन उसका साथ नहीं छोड़ रहा था। उसकी आंखों में एक खालीपन आ रहा था। उसके जीवन में एक एक करके लोग आ रहे थे, लेकिन उसे दरकार थी ऐसे साथी की जो पूरी तरह से उसका होकर रहे, उसकी अच्छाइयों बुराइयों समेत उसे अपना ले। ये ख्वाहिश एक विराट ख्वाहिश थी।
उसके सौंदर्य के कारण लोग उसके करीब तो आ जाते थे, लेकिन उसके बचपने या छोटी छोटी गलतियों के चलते वे उससे दूर हो जाते थे। दिलीप कुमार से उसका रिश्ता भी बेवजह की गलतफहमियों के चलते ही टूटा था, जिसका दर्द अब तक उसके दिल में मौजूद था। इसी बीच उसकी जिंदगी में भारत भूषण, प्रदीप कुमार और किशोर कुमार की एंट्री हुई। तीनों अलग अलग मिजाज के व्यक्ति थे। मधु अब अपनी जिंदगी को एक ठौर देना चाहती थी। वो शादी करना चाहती थी। उसने कई लोगों से सलाह ली कि उसे किससे शादी करनी चाहिए। भारत भूषण पैसे वाला था और विधुर था, जबकि प्रदीप कुमार और किशोर कुमार दोनों शादीशुदा थे। प्रदीप कुमार का तो उसी समय माला सिन्हा से अफेयर भी चल रहा था। माला सिन्हा उसे काफी हद तक डोमिनेट कर रही थी। सबने उसे यही सलाह दी कि उसकी जिंदगी भारत भूषण के साथ सुरक्षित रहेगी, लेकिन अंदर से उदास मधुबाला को किशोर कुमार का साथ उन दिनों बहुत अच्छा लगता था। किशोर कुमार बहुत खूबसूरत तो न था, न ही वो बहुत सफल था। लोगों को उन दोनों की जोड़ी बेमेल लगती थी, लेकिन किशोर के साथ मधु बहुत हल्का महसूस करती थी। उसके भीतर की उदासी कुछ देर को छंट सी जाती थी। वो अब दुख से भाग रही थी। डॉक्टर्स उसे बता चुके थे कि उसके पास बस थोड़ा सा समय बचा है, लेकिन इस थोड़े से समय को वो दिलीप कुमार के साथ बिताना चाहती थी। उसने उससे कहा भी था, मेरी जिंदगी अब है ही कितनी, मेरी तमन्ना पूरी कर दो ना। लेकिन तमन्नाएं इस तरह पूरी नहीं होती, उसके लिए तकदीर लिखवानी पड़ती है। खैर, मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली। पूरी इंडस्ट्री इस शादी से आश्चर्य में थी। मधुबाला उस समय सुपरस्टार थी और किशोर कुमार एक स्ट्रगलर। वे बेपनाह खूबसूरत और किशोर कुमार सामान्य। किशोर कुमार अपनी पहली पत्नी रूमा से काफ़ी परेशान था। वो उस पर मजबूत शिकंजा बनाकर रखती थी और किशोर का शिकंजे में दम घुट रहा था। इन दोनों ने आखिर शादी का फैसला कर ही लिया। जब मधुबाला ने अपने पिता को बताया था कि वो किशोर कुमार से शादी करने जा रही है, तो खान सख्ते में आ गया था। इसी बीच मधु की तबीयत काफ़ी खराब हो रही थी। किशोर कुमार मधु से शादी करने से पहले अपनी पहली पत्नी रूमा से छुटकारा पाना चाहता था। एक दिन खान उसके पास आया और बोला, अभी तुम्हें शादी के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। हम मधु को लंदन ले जा रहे हैं, जहां उसकी हार्ट सर्जरी होनी है। हो सकता है इस सर्जरी के बाद उसकी ज़िंदगी के दिन कुछ लंबे हो जाएं। किशोर ने पूरी बात सुनी और उसकी आंखें नम हो आईं। उसने कहा, मधु लंदन जाएगी, लेकिन उसकी पत्नी मधु। उसे याद था मधु ने उससे एक रोज कहा था कि मैं मरने से पहले शादी करना चाहती हूँ। किशोर उसके इमोशंस को समझ रहा था। उन दोनों ने सिविल मैरिज की। शादी के बाद किशोर कुमार ने अपनी नई नवेली दुल्हन को लंदन विदा किया इलाज के लिए। मधु का इलाज हुआ और वो खिलखिलाते हुए वापस लौटी। डॉक्टर्स ने उससे कहा था कि उसके पास 1 साल का समय है। लौटने के बाद वह किशोर के घर में पत्नी की तरह रहने लगी। दोनों खूब खुश रहते थे। किशोर उसका खूब ख्याल रखता था, लेकिन मधु की खुशियों का उससे पुराना बैर था। मधु की सास यानी किशोर कुमार की माँ उसे पसंद नहीं करती थी और वो इस शादी से भी इनकार करती थी। चूंकि इस शादी के लिए किशोर ने इस्लाम धर्म अपनाया था, इसलिए उसकी माँ उससे सख्त नाराज थी।
उधर खान भी सिविल मैरिज से नाखुश था। मधुबाला इस खींचातानी से काफी त्रस्त थी। ऊपर से किशोर के घर के पास एयरपोर्ट होने से वहां हवाई जहाज़ों की आवाज़ें दिन भर उसके दिल के दर्द को बढ़ाती थीं। उसे जल्दी ही किशोर का घर छोड़ना पड़ा और वो अपने घर अरेबियन विला में लौट आई। मधुबाला इस कदर असुरक्षित महसूस करती थी कि किशोर से हमेशा यही पूछा करती थी, तुम मुझे प्यार नहीं करते ना? वो परेशान हो जाता। वो अशोक कुमार से कहता, देखो दादा, वो कहती है मैं उसे प्यार नहीं करता। मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, मैं सारी दुनिया से ये कह सकता हूँ कि मैं उसे प्यार करता हूँ। मधुबाला के सर पर मौत खड़ी थी और वो ये बात जानती थी। वो किशोर से पूछती, मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी कर लोगे ना? किशोर कहता, ना। तो मधु मुस्कुरा देती, जैसे उसे भरोसा ही न हो। धीरे धीरे किशोर और मधु के रिश्तों में कड़वाहट आने लगी। लोगों ने यहाँ तक कहा कि किशोर कुमार उसे बेंतों से पीटता था। मधु की पीठ पर बेंत के निशान भी कई बार देखे गए। मधु की फिल्में एक एक कर पूरी हो रही थीं। वो जल्दी जल्दी काम कर रही थी। वो ढेर सारा जी लेना चाहती थी, काम करना चाहती थी। मधुबाला ने एक दिन अपना बचपन याद किया। दिल्ली का वो आंगन, वो खेल धमा चौकड़ी, उसकी मौत की आहट अब बाकियों ने भी सुनी। मधुबाला अंतिम समय में सब कुछ भूल गई थी, अपना नाम भी। उसने बस एक बात कही, मरने से पहले एक बार यूसुफ साहब को देखना चाहती हूँ। लेकिन उसकी ये आखिरी तमन्ना अधूरी रह गई। सुंदरता की इस देवी ने मोहब्बत की एक बूंद की अधूरी ख्वाहिश के साथ इस दुनिया से 23 फरवरी 1969 को विदा ली। पूरा बॉलीवुड उदासी के अंधेरे में डूब गया। दोस्तों, मधुबाला के जीवन पर आधारित ये कहानी ख्वाहिश चंद्रा साहब की लिखी हुई कहानी थी, जो आहा जिंदगी सितंबर 2010 में प्रकाशित हुई थी। खूबसूरत अल्फाज से पिरोई गई ये शायराना अंदाज में लिखी हुई कहानी और लेखक का बेहतरीन अंदाज़े बयान, जिस पर आधारित ये मेरा वीडियो था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिल्म विषयक जानकारी के साथ मैं अगले वीडियो में फिर मिलूँगा आपसे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद।